हेलो, गुड आवाज मॉर्निंग आ रही सर। है? गुड मॉर्निंग। जी सर। स्टार्ट करें? यस सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जी बताएं। आ रही है आवाज ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक ध्यान ये रखेंगे आप लोग, म्यूट अनम्यूट वही लोग करेंगे जिनके आसपास में आवाज कम आ रही होगी। कुछ लोगों को करना पड़ेगा बीच बीच में, तो वही लोग कोशिश करेंगे जिनके यहाँ अगर कोई डिस्टरबेंस है वो कम अनम्यूट करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। सर कल वाली पीडीएफ सर नहीं आई। कल वाली पीडीएफ कुछ लोगों को मिल गई है। आप लोग इसी ऐप में, टीचमेंट ऐप में ही स्टडी मटेरियल के नाम से मेरी वाली जो क्लास है जो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो उसमें स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो दोनों पीडीएफ जो पुरानी है वो भी पड़ी हुई है और कल वाली भी पड़ी हुई है। ठीक है? जी सर ठीक। किसी को मिली है? कोई ऐसा है जिसने देख लिया है? यस सर। हाँ, तो पीडीएफ काम के लायक है ना? जी। यस। तो आज वाले में भी कुछ चीजें अगर जो कम लगेंगी, बाद में हम पीडीएफ बना के क्लास नहीं भी होगी तो भी हम बीच बीच में कुछ चीजें आपको वहां अपलोड कर देंगे। क्लास लगेगी वैसे। हाँ सर। आगे करेंट हाँ सर, पीडीएफ से डाल दीजिएगा क्योंकि सर उसमें थोड़ा सा बेहतर रहता है, खुद भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ, तो आज वाली क्लास में, जो आज की क्लास है, फैक्ट ज्यादा है आज की क्लास में, तो इसीलिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आर्ट एंड कल्चर में तो कुछ समझाने की चीजें थी, आज वाले में फैक्ट ज्यादा है, इसलिए क्लास थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है। बट जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पिछले बार तो कम 2019 में तो कम आए हैं, लेकिन आरओ में, समीक्षा अधिकारी में, 2020 पीसीएस में, 2018 पीसीएस में और 18 के पहले तो हमेशा कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो रहे ही हैं, आज और कल की क्लास मिला के। तो आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। इस बार फिर से आयोग में चेंजेस हुए हैं तो होंगे, तो इसलिए कोशिश करते रहिए कि फैक्ट्स जो हैं याद करने का भी ये है, लेकिन ये है कि अगर एक बार आप लोग चर्चा हो जाती है तो याद रहता है कि हाँ ये चर्चा हुई थी, तो ये स्थान या कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है तो ये यहाँ पे होगा। इससे एक बार चर्चा हुई रहती है तो आपको भी याद करने में आसानी रहेगी और दोबारा पढ़ने में याद आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ था। तो शुरू करते हैं स्लाइड्स। दिख रहा है? हेलो, सर अभी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है बस, जहाँ पे लिख रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी दिख रहा है? दूसरी साइड मैप दिखा कि नहीं? अभी सर नहीं, वही दिख रहा है खाली उत्तर प्रदेश स्पेशल, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। ओके, अभी अब दिखा। हाँ अब दिखा। कोई नहीं, ऐसे ही चलेगा। तो ये मैप दिख रहा है, तो मैप में लग रहा होगा ऐसे कि पूरा ग्रीन ग्रीन है, बट थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा पहाड़ की तरह दिख रहा है, जंगल और पहाड़ की तरह। ऊपर तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये उत्तराखंड कट के अलग हो चुका है ज्योग्राफिकली देखा जाए तो। और इसके नीचे यहाँ से शुरू हो जाता है पीलीभीत, बिजनौर और इधर सहारनपुर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं उत्तराखंड को। तो मेजरली हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी है कैसी। और नीचे ये देखिए, जहाँ पे अगर हल्का ब्राउन पार्ट है नीचे, वो ब्राउन पार्ट होती है पहाड़ी का और ऊंचाई का शो करता है। व्हाइट पार्ट तो एकदम बर्फ वाला शो करता है, तो उत्तराखंड में है।
तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी उत्तर प्रदेश पूरा देखने में लगभग कैसा है, प्लेन दिख रहा है, क्योंकि एक समान ऊंचाई है, नदियों का है, दोआब का क्षेत्र रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से थोड़ा इसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो गोंडवाना लैंड था उसी का भूभाग है, और उत्तर प्रदेश जो पठार है प्राचीन भारत का, उसका अंग है। इसमें विंध्य जो रेंज है, मिर्जापुर और इधर सोनभद्र में विंध्य रेंज टच करती है, विंध्य पहाड़ी विंध्य की। और उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री 52 मिनट से 30, यहाँ 23 इधर है और इधर 30 जाता है, यहाँ पे लगभग सहारनपुर के आसपास 30 डिग्री के आसपास है। और ऐसे देशांतर भी देखा जाए तो 77 जो इधर मेरठ और ये वाला एरिया है, तो 77 से लेके 84 बलिया तक जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा, कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे गुड, और सबसे पश्चिम जिला कौन सा होगा? शामली होगा। शामली। और सबसे साउथ वाला, दक्षिण का सर इधर सोनभद्र। ललितपुर सर, ललितपुर और सोनभद्र में सोनभद्र आ जाता है वैसे, नीचे चला जाता है। और सबसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना है, सबसे पूरब का जिला कौन है? बलिया। हाँ, ये बलिया आप नोटिस करेंगे, ये घुसा हुआ है पूरा बिहार में पूरा। ललितपुर भी लगभग, ये ललितपुर वाला भी डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, एमपी के आसपास में ही है। ये दोनों जिले थोड़ा सा जो आकृति बनती है, अगर देखा जाए तो पहले कहते हैं कि एक सेब की आकृति बनती थी उत्तर प्रदेश की, अब ये उत्तराखंड कट गया तो उसका धड़ अलग हो चुका है, तो ऐसा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम में पंजाब और ये हो जाते हैं, मुख्य रूप से उत्तर और मध्य के क्षेत्र में है। और यहाँ पे उत्तरांचल के आसपास कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, पीलीभीत और मुरादाबाद के उधर वाले रेंज में हल्की सी पहाड़ का असर है, लेकिन मैदान ही है। और गंगा जो है बिजनौर से उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, और उधर सहारनपुर से यमुना प्रवेश करती हैं। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं गंगा और यमुना ही हैं। तो यहाँ पे जो ढाल है बहुत ज्यादा नहीं है, समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 5000 तक मिलती है, लेकिन ढलान 150 से 600 मीटर पर किलोमीटर तक देखने को मिलता है। स्पेशली ढलान जो ज्यादा देखने को मिलता है वो तराई क्षेत्र में मिलता है। मुरादाबाद के आसपास का रेंज हो, पीलीभीत, बरेली, ये सब तराई रीजन में ही आता है। इधर पूरा गोरखपुर हिमालय की तलछटी वाला रीजन है। तो फिर जो यहाँ का जो गंगा का मैदानी भाग है वो बहुत उपजाऊ है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपको भी पता है कि जो मुख्य रूप से काम है उत्तर प्रदेश की समस्त जनसंख्या का, वो क्या है? खेती और पशुपालन। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 3 चीजों का, गेहूं का, गन्ना का, इन सब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। गेहूं गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, मसूर है, हल्दी है। तो खेती में कुछ चीजों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और प्लेन मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए अगर जहाँ नदियां होंगी, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि पूरा प्लेन मैदानी क्षेत्र है, इधर से आती है यमुना और इधर से गंगा और गोमती, तो नदियों की द्वारा सिंचाई का भी क्षेत्र है, तो खेती ज्यादा होगी तो खाद्यान्न ज्यादा होगा, प्लेन मैदान है। इसी वजह से जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ पे बेसिक चीजें सबसे ज्यादा अगर
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात की जाए तो भी उत्तर प्रदेश में है, बैंक शाखाएं भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, डाकघर भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब चीजें, और जब सिंचाई का क्षेत्र है तो कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नहर आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है कि स्पेशली मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इन रीजन में नहर का जाल पूरा है। लखीमपुर, शाहजहांपुर, तो नलकूप और नहर द्वारा जो सिंचाई है वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अगर पशुपालन है तो अगर खेती है तो पशुपालन भी होगा, तो पशुपालन में भी कुल पशुओं की संख्या में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। और इसके अलावा दो फलों आम और आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। और इसके अलावा अगर जनसंख्या है तो रेलवे लाइनें भी रहेंगी, तो रेल मार्ग में भी उत्तर प्रदेश पहले पे है। तो इन सब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पे है। तो उसको अगर हम समझेंगे तो बस कुछ चीजों से समझ में आ जाएगा कि एक क्षेत्रफल में डेंसिटी ज्यादा है और पूरा प्लेन है, नदियों का दोआब है, तो उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि होगी तो जनसंख्या वहीं निवास करती थी। और कोई भी जनसंख्या जो पहले ऐतिहासिक काल में माइग्रेट की है सिंधु घाटी सभ्यता से या वैदिक काल से, उसका सबसे पहले यहीं पे प्रभाव देखने को मिला है। दिल्ली के बगल का रीजन रहा है तो सब लोग आके इधर ही बसते चले गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होने का अगर कोई कारण आपसे पूछे तो लॉजिकली ये सब रीजन दिए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्यों ज्यादा है। और तो ये है, और उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। यहाँ पे आके दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, ऐतिहासिक रूप से देख लें थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश में इस समय एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन 19 कुछ करोड़ जनसंख्या थी अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और दुनिया में देखा जाए तो भी 5वें स्थान पे आता है। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसकी राजधानी थी आगरा। उसके पहले थी आगरा, तो पहले थी, बाद में इलाहाबाद थी और उसके बाद फिर अवध में राजधानी बनी। तो 3 जगह राजधानियां रही, तो अवध बना दिया गया। तो अवध में तो 1950 से लगातार यहाँ पे राजधानी रही है और यूनाइटेड प्रदेश को बाद में 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से बनाया गया, जो बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है, ये फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस इसीलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। जो 13 जिले थे उनको काट के उत्तराखंड बनाया गया और उत्तर प्रदेश को छोटा किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा नदियों का देखेंगे। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है एकदम बॉर्डर बनाती है, सहारनपुर से होते हुए, शामली होते हुए, बागपत, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरा बनाते हुए, मथुरा से होते हुए, मथुरा को क्रॉस करते हुए आगरा, फिर इटावा, कानपुर देहात और आके फिर फतेहपुर होते हुए, फतेहपुर कौशाम्बी होते इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी है तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। और सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो यहाँ से हरिद्वार से नीचे निकलने के बाद सीधा बिजनौर से होते हुए, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर, फिर उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद में आके मिल जाती है। गंगा और यमुना यहाँ पे प्रयाग बनता है, ठीक। और तीसरी नदी है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, यहाँ पीलीभीत से शुरू होती है। पीलीभीत की गोमुख झील से निकलती है, क्या गोमल झील बोलते हैं इसको शायद। तो यहाँ पीलीभीत से निकलती है, लखीमपुर और इस शहर गोला नामक स्थान से होते हुए, शाहजहांपुर से लखनऊ और सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर, बाद में जाके बनारस में गंगा से ये भी मिल जाती है। और एक चौथी नदी है घाघरा, जो अयोध्या फैजाबाद होते हुए जाती है। घाघरा का नाम पूर्ण रूप से बदल के सरयू कर दिया गया है, क्योंकि जो प्राचीन रामायण काल में घाघरा जो नदी थी वो यही थी, तो इसलिए इसको यही कहा गया है सरयू। घाघरा नदी का नाम सरयू कर दिया गया है क्योंकि रामायण काल में भी सरयू नदी ही थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि
किस नदी का नाम बदल के सरयू, अयोध्या में तो सरयू बोलते थे, अयोध्या के आसपास क्षेत्र में, लेकिन अब पूरी नदी का नाम बदल के बीजेपी की जो नई सरकार आई है उसने सरयू घोषित कर दिया है। ठीक, एक और फैक्ट है जो अभी चर्चा में, ये क्वेश्चन बन सकता है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, किन दो जिलों से कहां शुरू होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये शुरू होगा मेरठ से, मेरठ शहर से नहीं है, मेरठ के पास से, मेरठ से 10 किलोमीटर लगभग दूर से, मेरठ से शुरू होके ये प्रयागराज तक आएगा, जिसमें प्रमुख जिले हैं मेरठ, अमरोहा है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, हरदोई है, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, और प्रयागराज में सहसो नामक स्थान पे आके खत्म होगा। ये दिसंबर 2023 तक का टारगेट है और मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहा है। कि क्वेश्चन आगे बना सकते हैं कि किन दो जिलों में कहां से कहां होगा। यहाँ पे जिले हम लगभग काट के बताए थे उत्तराखंड के लिए, क्या 13 जिले लगभग काटेंगे, 13 जिले बताए थे सर। हाँ, थैंक यू। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कुछ और चीजें। उत्तर प्रदेश जो टच करता है, दिल्ली के अलावा 8 और राज्यों को टच करता है। तो दिल्ली के अलावा 8 राज्य और एक दूसरे एक देश के साथ। देश कौन सा है? नेपाल। ये पश्चिम में उत्तर में देखेंगे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, इतने जिले जो हैं नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इतने जिले नेपाल के साथ करते हैं, जो 7 जिले हैं। और सबसे ज्यादा, अगर एक जिला किसी आपस में ही कई जिलों को, अगर सबसे ज्यादा जिलों को कोई जिला अगर टच करता है बॉर्डर को, तो वो है बदायूं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। बदायूं आप यहाँ देखेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर, बरेली को टच कर रहा है, शाहजहांपुर को कर रहा है, फर्रुखाबाद को कर रहा है, कासगंज को कर रहा है, एटा को भी थोड़ा सा कर, कासगंज, अलीगढ़, संभल, इतने जिलों को करता है। तो बदायूं जो है 7 जिलों को, लगभग 9 जिलों को मतलब इसकी सीमा करती है। बदायूं सबसे ज्यादा को करता है आपस में। लेकिन वैसे देखा जाए तो सोनभद्र जो है 4 प्रदेशों को टच करता है। 4 प्रदेश कौन से हो सकते हैं, आप बताएंगे कोई? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। गुड। तो ये सोनभद्र यहाँ आप देखेंगे, बिहार, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश। तो ये, और यहाँ पे बिहार, सोनभद्र, झारखंड भी नीचे है। ये 4 प्रदेशों को टच करता है। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये बलिया वाला क्वेश्चन बनता है। बलिया एकदम पूर्व में है, बिहार के पास में है, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सबसे उत्तरी वाला है और शामली सबसे पश्चिम में है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो भी गोरखपुर और तराई रीजन ये होती है, क्योंकि ये सबसे पहले पूर्व में यही रीजन आता है। और हिमालय के क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। क्या? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सभी टीचर तो ज्यादातर यूपी को फोकस कराकर चल रहे हैं, मैपिंग में तो सबसे ज्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं ज्यादातर तो हमसे फिजिकल मैप से। और आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आप हमको उसमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम आपका क्वेश्चन देख लेंगे। हेलो हेलो, चलिए आगे चलते हैं। सर शायद नेटवर्क का इश्यू है सर, नेटवर्क इश्यू है। हाँ, आप लोगों का सही है ना? आप लोगों को आ रहा है? जी सर, जी। हेलो, यस सर। हाँ, तो सर अगर प्रॉपर आप लोग आपको अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को कंटिन्यू करते हैं। इनका क्वेश्चन हम बाद में मैसेज से ले लेंगे, तो वो कर लेंगे। अगर कोई, इनकी कल एक डिमांड भी थी कि हिस्ट्री का कुछ पोर्शन कवर करना, और हिस्ट्री की क्लास में कोशिश करने की है कि अगर हिस्ट्री की क्लास मिलती है तो उसमें किया जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो एग्जाम के पहले कुछ PDF हम बना के डाल देंगे। क्लास नहीं भी लगेगी तो भी हम करेंगे कोशिश, तो उसकी टेंशन ना ली जाए। तो इतना हम करेंगे कि अगर नहीं भी है मेरी क्लास, ओके सर,
भी क्लास में लेगी तो भी डालेंगे, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ Yes, रही है sir. सर आपकी, आवाज आ रही है सर आपकी। आ रही सर, ठीक सुन है। पा रहे हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक। तो चलिए, तो ये वैदिक काल से में इसको मध्य देश या ब्रह्मऋषि देश बोला जाता था, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपद में ज्यादातर जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में ही थे। और फिर मध्यकाल में देखा जाए तो मिडियल हिस्ट्री के टाइम पे, मिडियल पीरियड में तो मुगल पीरियड आया तो ज्यादातर मुगल शासन के अधीन रहा। फिर अंग्रेजों के समय ब्रिटिश में इसको यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश बना गया। तो उत्तर प्रदेश का जो ज्ञात इतिहास है लगभग 4 वर्ष पुराना है, जो भारत का इतिहास लगभग 5 वर्ष पुराना है। तो भारत का इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास से पुराना बस वही सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ साक्ष्य उत्तर प्रदेश में भी, स्पेशली बागपत में पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन है बन सकता है, बागपत में एक जगह है वहां पे खुदाई हुई है, सिनौली बोलते हैं, वहां महाभारत काल के साक्ष्य पाए गए हैं। और कुछ साक्ष्य जो पाए गए हैं, स्पेशली वहां का जो रथ पाया गया है और जो तलवार पाई के साक्ष्य पाए गए हैं, या जो डेली नीड्स के टेराकोटा पाए गए हैं, वो कुछ तो कहते हैं लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम अलग है, उनसे भी पुराने हो सकते हैं। तो एक नया चैलेंज भविष्य में है कि सिनौली की सभ्यता जो बागपत नामक स्थान में है वो आगे चल के एक नया इतिहास देगी। तो ये क्वेश्चन इतिहास का वहां से भी बन सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, कि सिनौली नामक स्थान कहाँ पे है और किस कालीन वहां पे साक्ष्य मिले हैं। तो ज्यादातर महाभारत काल के ही हैं और कुछ उससे पुराने भी हो सकते हैं। तो और उसके अलावा भगवान बुद्ध का सारनाथ स्थल है, कुशीनगर में जैन धर्म के हैं। और बौद्ध धर्म का पालना भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बौद्ध धर्म के ज्यादातर जो कोसल जनपद था या बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो ये सब उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। फिर बाद में चल के कन्नौज जो था वो भी उत्तर प्रदेश में था। और इसके अलावा हर्षवर्धन का भी पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में ही था वर्धन काल का, और जिनकी राजधानी कन्नौज ही थी। फिर कुछ ऐसे तथ्य देख लेते हैं बेसिक। उत्तर प्रदेश में इसमें कुल कितने जिले हैं? 75, मंडल 18 हैं, राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। लेकिन जो राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा अभी भी है। और जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 821 है। और लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और जनसंख्या लगभग वही है 19,95,58 लाख ये है लगभग, जिसमें महिलाओं की 95 लाख, 9,45,49 लाख, 9.5 करोड़ है। फिर अब हम इसमें इसके बाद थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेंगे। एक सेकंड, अभी थोड़ा सा ये बच गया था। हाँ, हिमाचल प्रदेश को कौन सा जिला टच करता है? कौन बताएगा? सहारनपुर। हेलो, सहारनपुर। और हरियाणा को? ये भी सहारनपुर करता है। हरियाणा मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं करता। मुजफ्फरनगर अंदर पड़ जाता है, आप देखेंगे तो शामली। सहारनपुर, शामली, फिर नीचे देखेंगे बागपत, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, और फिर अलीगढ़ और मथुरा भी हरियाणा को टच करते हैं। यहाँ मथुरा तक, यहाँ ये देख रहे हैं, ये हरियाणा का बॉर्डर है। ये इतने करते हैं धीरे धीरे, ये सब इम्पोर्टेंट है। राजस्थान को केवल 2 जिले करते हैं, कौन से हैं? आगरा, ये है राजस्थान, आगरा, मथुरा और आगरा। मथुरा आगरा। और छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को सोनभद्र। और झारखंड को भी केवल सोनभद्र करता है। उत्तराखंड को? उत्तराखंड को कौन कौन से करते हैं? सर बिजनौर। हाँ,
मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, मुझे और रामपुर, सर रामपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, सर बरेली। हाँ बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर भी है सहारनपुर। इधर से। जी सर। हाँ, और दिल्ली सर, एक जो question केंद्र था। शासित, हाँ तो सभी का कॉमन है वो क्वेश्चन कि वो कौन सा जिला है जो हाँ। सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है? इसमें अभी जो दिख रहा है बदायूं ही है। अभी ये बदायूं ही लग रहा है अभी। बधाई। पर अब बदायूं। अमित वर्मा सर ने गलत कर दिया सर, बदायूं को सर, गलत इतना बोल रहे हैं। confusion अमित है इस वर्मा क्वेश्चन सर में जो बहुत ज्योग्राफी ज्यादा। पढ़ाते हैं कि बदायूं गलत है बदायूं आपका। 7 को करता है और हरदोई 8 को, और सर ने सेकंड। दोनों को ही गलत बताया है। सर बताओ कौन सा सही होगा? गोरखपुर भी नहीं है। वैसे नहीं, गोरखपुर नहीं है। वैसे जो इसमें है तो इसको हम फिर से क्लियर कर देंगे। वैसे हमें जो जानकारी है वो बदायूं हुई है। हमने प्रीवियस के क्वेश्चन में बदायूं ही लगाए हैं। हरदोई अगर आप यहाँ देखेंगे तो हरदोई से एक मैप से यही देख लेते हैं हम लोग, इसको जूम करते हैं। बदायूं तो शायद जूम करके मुरादाबाद को टच नहीं करता है ना? मुरादाबाद को करता है, नहीं मुरादाबाद करता को तो नहीं करता। हाँ, मुरादाबाद को नहीं करता। हाँ, नहीं है। एक देखिए, एक हो गया सीतापुर, लखनऊ, सीतापुर 2, लखीमपुर 3, शाहजहांपुर 4, फर्रुखाबाद 5, कन्नौज 6 और ये उन्नाव 7। और बदायूं का ज्यादा हो जाए, कासगंज है, अलीगढ़ 2 और ये संभल 3, बरेली 4, रामपुर 5, शाहजहांपुर 6, फर्रुखाबाद 7। ये लगभग दोनों साथ ही साथ हैं। लेकिन अभी कुछ और नए जिले बने हैं तो इसमें हम क्लियर कर लेंगे बाद में इस क्वेश्चन। हरदोई तो 8 को करेगा ना, कानपुर को भी तो टच कर रहा है। हरदोई का कानपुर नहीं कर रहा है। ये देखिए, कानपुर यहीं खत्म हो जा रहा है। तो मैप में ऐसे थोड़ा सा टच करता हुआ दिख रहे हैं, बहुत से कम पार्ट। ये हल्का, तो ये हरदोई भी हो सकता है। वैसे पहले यही था, तो क्योंकि अभी कानपुर और कानपुर देहात और ये सब कुछ डिवीजन हुए हैं। इसको ये वाला अभी हम आपको फैक्ट अभी क्लास खत्म होने के बाद क्लियर कर देंगे। ओके सर। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो कौन सा स्थान है? 4th। सर दूसरा नहीं, चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश है। लेकिन 2014 के पहले उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता था। कौन सा स्टेट चौथे से हटा है, कोई बता सकता है? आंध्र प्रदेश। गुड। तो आंध्र प्रदेश हट गया है। फिर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आएंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे, आगे भी बात करेंगे, तो यहाँ से ही देखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस डिस्ट्रिक्ट का है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर तीसरे हरदोई। पहले पे लखीमपुर खीरी है, दूसरे पे सोनभद्र है, तीसरे पे हरदोई है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है आजकल। संत रविदास नगर भदोही। लेकिन कुछ लोग हापुड़ भी बता रहे हैं, तो इसका भी क्लियर करना पड़ेगा। आयोग ने संत रविदास नगर, सर आयोग ने संत रविदास नगर को ही सही माना है। हाँ, पिछले प्रीवियस आयोग पेपर। हाँ, आयोग ने भदोही ही माना है, संत रविदास नगर। लेकिन वही है कि सब लोग अलग अलग दे रहे हैं अभी भी। सर हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 किलोमीटर स्क्वायर है, बट वो लेकिन आयोग ने नहीं माना। एनसीआर में आता है। हाँ, तो वही है। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एक दो हैं हापुड़ और ये इसमें। लेकिन आयोग जो मानता है तो हमको भी लास्ट में वही मानना पड़ता है जो आयोग माने। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि गंगा का सबसे ज्यादा बॉर्डर, मतलब गंगा का वो बहाव किस जिले में सबसे ज्यादा है? सर बिजनौर में? नहीं, बदायूं में।
और वैसे ज्यादातर इन सब क्वेश्चनों में कितना भी जाएंगे तो बहुत मतलब नहीं होता, बहुत ज्यादा आते भी नहीं है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये नदी वाला कहाँ गया, गंगा और यमुना कहाँ मिलती है तो सभी बता लेंगे, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ चंबल नदी आके इटावा में, हाँ इलाहाबाद हो तो सभी बता लेंगे, वही कहें कि फिर ए चंबल नदी आके इटावा के पास मिलती है, बेतवा नदी आके मिलती है हमीरपुर में, और फिर बांदा में आके मिलती है केन नदी। ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। एक ये सब यमुना में आके मिलती हैं, ये तीन की तीनों नदियां यमुना में आके मिलती है, यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी जो है बांदा में मिलती है, हमीरपुर में बेतवा मिलती है, इटावा में चंबल नदी आके मिलती है। और गोमती कहाँ जाके मिलती है गंगा से? गाजीपुर। इलाहाबाद नहीं, बनारस के पास में ही जाके मिलती है, गाजीपुर में नहीं, ये बनारस में ही है लगभग। और एक और है कि एक और नदी आती है उत्तर प्रदेश में, गंगा में आके मिलती है, टोंस नदी बोलते हैं उसे। और एक और नदी और आती है गंगा में, वो सोनभद्र में आके मिलती है, वहां सोनभद्र से निकल के आके मिर्जापुर के आसपास मिलती है गंगा में, जिसका नाम है सोन नदी। वो निकलती तो एमपी से है, लेकिन इधर उसी पे रिहंद बांध है। भाई जिसका माइक ऑन हो वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। इनको हम ऑफ कर दे रहे हैं। ओके, फिर ये नदियां हैं मुख्य रूप से, और कौन सी नदी का किसके किनारे कौन सा शहर है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये है क्षेत्रफल हो गया। हाँ उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ये सब तो बहुत ही जीके में पूछा जाता है, पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, बट जानना चाहिए सभी को कि ये भी हो कि सब कुछ ना हो, बाकी छोटे छोटे फैक्ट हमें ना रहे। राजकीय पेड़ जो है अशोक है, राजकीय चिन्ह जो है धनुष बाण और मछली है, तीर और कमान वही है, और उसमें मछली होती है, तीनों बने होते हैं। और राजकीय जो फूल है वो पलाश है, और पशु बारहसिंगा, और पक्षी सारस। और जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम हम लोगों को याद रखना चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत। और जो राज्यपाल थे होदम जी मोदी। तो यहाँ भी मोदी जी का जलवा है, एक दूसरे मोदी है। हाँ विधानसभा सीट जो है कुल 403 है, और एक सीट इसके अलावा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। तो वैसे 404 बोला जाता है, लेकिन 403 ही है। और विधान परिषद की जो सीटें हैं उसमें टोटल 100 है, और राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का, वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में वर्तमान में, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। लेकिन फिर भी इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है। और ये तो अभी हमने बताया ही है कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 प्रदेश को टच करती है, और इसमें प्रमुख नदियां गंगा, गोमती, यमुना और रामगंगा नदी। कहाँ रामगंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कोई बताएगा? ये क्वेश्चन बताएंगे नहीं हम। मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद जी। और घाघरा नदी का नाम बदल दिया गया है, ये आपको बताया, सरयू हो गया है। बाकी गंडक बिहार के बॉर्डर के पास है। टोंस नदी इलाहाबाद में आके मिलती है। टोंस नदी का शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, कुछ लोगों ने। हाँ सर मतलब इलाहाबाद में कितने जजेस, मतलब हाई कोर्ट जो है उसमें मैक्सिमम कितने जजेस होते हैं? मैक्सिमम 30 के आसपास हैं। इसी वजह से ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहलाता है उत्तर प्रदेश का। नहीं वो इसकी जो पीठ है कई वो लगती हैं, कोर्ट्स कई लगती हैं, अलग अलग। इसमें हमने पढ़ा शायद वैकेंसी जो जजेस की शायद 160 के आसपास है, 162 या 5 इलाहाबाद में। हाँ, नहीं सर 33 तो सुप्रीम कोर्ट में लगती है ना टोटल। नहीं हाई कोर्ट में ज्यादा होती है। हाई कोर्ट में 160 है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 है, इसीलिए सबसे ज्यादा है और सबसे पुराना भी माना जाता है। ये इसकी स्थापना जो हुई थी 17 मार्च 1866 को हुई थी।
तो ये अंग्रेजों के समय से ही है, सबसे पुराना हाई कोर्ट भी है और सबसे बड़ा है। जज यहाँ पे जो है ये 160 है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इस समय चीफ जस्टिस, हाँ सर सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है सर वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट कहलाता है ना। लेकिन ये बना मतलब इंडिया में पहले यही बना दिया गया हाई कोर्ट। वो जो को बना था कलकत्ता वाला, उसको उस समय का वो सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट नहीं था तब। आप थोड़ा सा फैक्ट पे जाएंगे तो अंग्रेजों ने बनाया था तो उसको उस समय वो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, और हाई कोर्ट कोई बनाया गया था तो इलाहाबाद को हाई कोर्ट बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इस वजह से ये चेंज हो जाते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन है कि जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? संजय यादव। नई नियुक्ति हुई। हाँ हाँ, अपडेट है आप लोग। हाँ, तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक दो क्वेश्चन और हैं। जैसे बहुत फेमस हुई थी उत्तर प्रदेश में शिवानी सिंह, कोई बताएगा क्यों फेमस है, चर्चे में थी? ये तो सिर्फ पायलट दिखे हैं ना शिवानी। हाँ, ये राफेल को उड़ाई थी, जब राफेल आया था पिछले साल, तो ये राफेल को उड़ाने वाली पायलट है। और भावना कंठ एक है, वो भी पायलट ही है, फाइटर, महिला फाइटर प्लेन पायलट है। वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला है। हाँ हेलो, बिहार से है वो। जी सर, वो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली है। आवाज आपकी कट रही है। चलिए एक और, तो ये दोनों हैं। और एक नेहा सिंह है, बीएचयू की हैं। ये इन्होंने मतलब 67 वर्ग मीटर में एक भगवत गीता की पेंटिंग बनाई है, तो जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हेलो, कहीं से इको आ रहा है। तो स्मार्ट सिटी कितने हैं इस टाइम पे, कितने मतलब स्मार्ट सिटी यूपी के बारे में, और एक रामसर कन्वेंशन के बारे में, ये दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दो सर हमारे। एक क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है? साइट पे। और एक सर स्मार्ट सिटी वाले दो क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी वाले डाल देंगे हम। और कौन, कोई और है तो? सर रामसर साइट वाले, रामसर कन्वेंशन के, रामसर साइट है और 8 हैं। जैसे अब 2 अब की बार नई बनी है और 6 पहली थी, और सारी कहाँ हाँ, है और तो डाल देंगे हम। सर आपकी वॉइस बैक हो रही है। ये अब नहीं होगी, इन्हीं के वॉइस से, इन्हीं से हो रहा था, हमने कर दिया इनको। एक्चुअली सर हमारा ये, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, जैसे कि आप क्वेश्चन बता रहे हैं कि यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, तो सर आप हमें क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा सकते, जहाँ हमें भी मालूम हो जाएगा कि... जैसे कल वाली पीपीटी आप लोगों ने देखी, पीडीएफ? जी सर। तो उसमें हमने लास्ट में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने एक जगह लास्ट में भी किया है, और क्वेश्चन आंसर भी हम आपको एक असाइनमेंट के रूप में दे देंगे। आपको टाइम दे देंगे, हम उसमें एक नोटिस दे देंगे, आप सॉल्व करिएगा, और उसमें मार्क्स भी आएंगे कि आपने कितने में से कितना पाया, और वो जो हमने पढ़ाया है उसके बाहर से नहीं होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही होंगे जो यूपीपीएससी में पूछे गए। राहुल भैया हैं क्या? अरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कीजिए, ये यहाँ पे सिर्फ इस ऐप पे ही रहता है। जी जी, राहुल भैया हैं क्या इस ग्रुप में? एक्चुअली वो ग्रुप एडमिन है सर, वो ग्रुप मतलब ग्रुप राइट दे देंगे आपको, एडमिन राइट, क्योंकि सर पता नहीं क्या हो रहा है कि टीचर्स को तो एडमिन राइट दिए ही नहीं जा रहा है, वो ग्रुप में कुछ सेंड कर दें। तो ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को टीचर्स को एडमिन राइट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं किसी को भी, ताकि वो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सेंड करें। तो सर यहाँ पे जो भी बात की जाती है ना, तो वो ऐप पर ही रहती है, हमने बात की थी, नहीं मिल पाती फोन में। सर हमने बात की थी सर से, तो बोल दिया कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सर टीचर्स के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो मटेरियल भी सेंड करेंगे। नहीं, वो हम बात कर लेंगे। आज सुनील सर हैं जो समाज कल्याण अधिकारी, तो उन्होंने मुझे क्लास लेने के लिए बोला, तो हम उनसे बात कर लेंगे, तो हो जाएगा। जी सर, आप लोग इसकी टेंशन ना लें। बाकी इसमें हमने ऐप में भी कोशिश किया है कि आपको पीडीएफ वहाँ भी दे रहे हैं, और यहाँ पे ये होता है प्रॉब्लम ये है सर, अगर नेट नहीं हो तो वो ऑन नहीं हो पाता,
बिना नेट के, ना पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है सर। पीडीएफ डाउनलोड सर करने वो का ऐप में ही रहता है, वो मतलब फोन में नहीं जाता, ऐप पे ही देख सकते हैं उसे, फोन में या कहीं और नहीं। अब हम बात करेंगे, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा तो ज्यादा अच्छा है फिर, ठीक है। और ना ही सर वो फॉरवर्ड हो पाता है। ठीक है जी ठीक सर, है, हमने भी कोशिश यही बात की करेंगे थी, तो आज बस बात करेंगे। यही कह दिया गया कि टीचर्स के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मतलब बच्चे एडमिन हैं, बच्चों के पास एडमिन राइट है, टीचर्स के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बड़ी अजीब बात है। नहीं है, वो बात कर लेंगे, कर देंगे सर, नहीं तो हम उनको भेज देंगे, वो भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। जी सर जी। चलिए आगे आते हैं। तो चलिए, तो ये जो मुख्य नदियां हैं, सिंध नदी, चंबल नदी, केन नदी, ये सब है नदियां हैं। और जो अभी भी उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या है वो खेती में ही है। और जो मुख्य उत्पादन है, तिलहन है, आलू है, गन्ना है, गेहूं है। गन्ने का उत्पादन तो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो आप लोगों को पता ही है। फिर गेहूं का पूरे उत्तर प्रदेश में है लगभग। चावल का उत्पादन है, और ये 9 लिखा है यहाँ, 8 ही होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली का नाम लिखा है, इसलिए ये 9 हो जाता है। अब जनसंख्या वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो सारे जनसंख्या के जितने फैक्ट्स हैं उस पे, और कुछ इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्ट आपको पीडीएफ में, इसको हम कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% है। राज्य में पुरुषों का प्रतिशत 52.29 है, महिलाओं का 47.7 है। ये क्वेश्चन लगातार बना है, 2-3 बार बना है कि राज्य में महिलाओं का कितना परसेंट है, कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना परसेंट है। फिर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.7% ये बनता है। और फिर देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। कुल आबादी में अगर देखा जाए तो कुल ग्रामीण आबादी में तो तुरंत देश का हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी ही है भारत उत्तर प्रदेश में। तो भारत की कुल ग्रामीण आबादी में सबसे ज्यादा भाग उत्तर प्रदेश का ही है। और वहीं शहरी आबादी भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की आ जाती है। और ऐसे टोटल जनसंख्या देखा जाए जो 19 करोड़ थी 2011 में, अभी फिर से 21 वाली जनसंख्या नहीं हो पाई है, आगे होगी। तो उसमें उत्तर प्रदेश, चीन और भारत को दूसरा माना जाए, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पे अगर उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो होता अगर, तो 4-5वें पे सीधा उत्तर प्रदेश आ जाता। और उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या के लगभग 16.5% लोग रहते हैं, लेकिन कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का मात्र 7.33% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ये 16.51 वाला, ये 47 वाला, और ये उत्तर प्रदेश में शहरी में आबादी में महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा स्थान है। ये 3 क्वेश्चन इसमें, और ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है कि विश्व में अगर विश्व संदर्भ में बात करें तो तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आएगा, ये 5वां स्थान है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लगातार आए हैं क्वेश्चन इसके पहले। फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले तो प्रयागराज, फिर दूसरे पे अपना मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। ये क्वेश्चन लगातार एक नहीं पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन है, कभी कभी दूसरा पूछ देता है, कभी कभी 3 का क्रम मिलाने को दे देता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होगा इसमें। तो अगर आपको तीनों नहीं याद है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन लगातार आजकल पूछ रहे हैं। पिछले जनसंख्या से 2019 में तो क्वेश्चन नहीं आए, 20 में आए, फिर वापस, और आगे हो सकता है फिर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ही। और सबसे कम आबादी वाले जो हैं महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। और यहाँ पे हेलो, आप कोई बता सकते हैं कि महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में जनसंख्या कम क्यों है और प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद में ज्यादा क्यों है? कोई बताएगा? हेलो, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या महोबा, हमीरपुर वाले रीजन में है, और सबसे ज्यादा प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद में है। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में जनसंख्या अचानक से कम क्यों हो जा रही है? क्योंकि सर यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा है।
और जनसंख्या कम है। नहीं, वजह ये नहीं है सर, मतलब वहाँ पे जो और मूलभूत आवश्यकताओं की वजह से और यातायात की वजह से और कह सकते हैं कि ये आवागमन है उसकी वजह से भी है, और पानी सुविधाएं, बिजली, यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं पहुंच रहे हैं आप। इसमें वजह है पानी, वजह नहीं, रोजगार तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, फिर भी लोग खेती करके रह रहे हैं। वजह है पानी की। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये जो तीनों रीजन है ये विंध्य रेंज में आते हैं, पहाड़ी रीजन है, पूरा सूखा क्षेत्र है, सूखा, बुंदेलखंड का सबसे सूखा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग बारिश बहुत कम होती है और पूरा बालुई रीजन है, तो यहाँ पे कृषि उत्पादन भी बहुत कम होता है। इसके अलावा सूखा पड़ता है, जिस वजह से यहाँ से माइग्रेशन ज्यादा हुआ या लोग यहाँ पे कम बसे। और वहीं प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद को देखा जाए तो ये लोग नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। ये तो एकदम प्रयागराज में तो दो नदी। हाँ पूछिए सर, इस जगह बारिश कम क्यों होती है? ये अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये रीजन कहाँ दिख रहा है? ये है हमीरपुर, उरई और ये झांसी, महोबा, ये वाला रीजन है ना। तो ये जो मानसून आता है ज्यादातर, तो आपको याद होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो इधर से आके जाता है, बिहार से क्रॉस करते इधर हिमालय के साइड भागता है। ज्यादातर बारिश इधर से, बिहार से होके इधर सुल्तानपुर, आजमगढ़। हाँ, मानसून कमजोर पड़ जाता है। हाँ वही मानसून। और इधर जो है विंध्य रेंज है, तो इधर ये पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे आना चाहिए इधर वाला, जो गुजरात से मानसून आता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ियां पड़ जाती हैं, तो वो सतपुड़ा और ये सब जो रेंज पड़ती है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इधर इसलिए बारिश नहीं होती। और इधर वाली जो बारिश होती है ज्यादातर हिमालयन रेंज के पास जाती है, तो इधर वाला रीजन ये विष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे छाया पड़ जाती है, तो इधर वाला मानसून यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है, तो बारिश बहुत कम होती है। हाँ, पिछले वर्ष बीच में झांसी में बारिश हुई थी और वहां पे बाढ़ भी आई थी। वो एक कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का भी असर है, लेकिन ज्यादातर ये सूखा वाला रीजन है। और सिंचाई परियोजना बनाने की बात चल रही है, और जो नहरें हैं आपको भी याद है कि इधर बिजनौर, सहारनपुर और बरेली, पीलीभीत, इस रीजन से निकलती हैं नदियां, तो इधर ही नहरों की सिंचाई का मुख्य नहरें इधर ही हैं, तो महोबा और इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस वजह से सिंचाई कम है, तो कृषि उत्पादन कम है। कृषि उत्पादन और सूखा है नहीं है अगर, तो फिर जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ये क्वेश्चन मेंस में मतलब पूछा था बीच में, काफी पहले जब रिटर्न होता था, तो आगे भी पूछ सकता है यूपीएससी सेशन में। तो सबसे कम जनसंख्या हो गया। इसमें 2-3 और फैक्ट हैं, आप लोग देख लेंगे। सबसे ज्यादा शहरी आबादी पूछता है, वो है गाजियाबाद की, फिर लखनऊ का। तो इसमें इसलिए भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा लगाएंगे। तो सबसे बड़ा शहर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एनसीआर के पास है, तो हर कोई आजकल वहीं बसना चाह रहा है, तो गाजियाबाद की सबसे ज्यादा है, फिर लखनऊ की, फिर कानपुर नगर की। और सबसे कम शहरी आबादी है, तो सबसे कम शहरीकरण अगर कहीं है तो वो है श्रावस्ती, नेपाल बॉर्डर है, फिर चित्रकूट और कौशाम्बी, ये पूरे गांव वाले इलाके हैं, तो यहाँ पे सबसे कम है। फिर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आएंगे, तो जनसंख्या घनत्व है 829 है, और भारत का है 382। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बनते हैं, आगे बनेंगे भी, तो ये चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अलग से भी, वैसे पीपीटी में तो है ही। 829 है, और वृद्धि कितनी हुई है? 147 की। हाँ सर, इसका जन घनत्व का मतलब समझा दीजिए एक बार। हाँ गुड। तो जन घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, समझ गए आप? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं उसको, 1 वर्ग मीटर बोलते हैं। 1 किलोमीटर लंबाई का रीजन, 1 किलोमीटर चौड़ाई का रीजन हो गया। तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व बोलते हैं। समझ में आया आपको? ओके सर, यस सर, यस। हाँ, अगर 4 किलोमीटर लंबा है, हाँ, कोई गांव 4 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है, तो कितना हो जाएगा वो उसका स्क्वायर किलोमीटर? 16 हो जाएगा। 16 सर। हाँ, तो आगे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो भारत का जो जनघनत्व है वो 382 है। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 है। और जनघनत्व में जो वृद्धि हुई 2001 में क्या था, लगभग वो 690 था, और
2001 में 2011 में बढ़ के 829 हो गया। तो सोचिए भारत के मतलब उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये लगातार वृद्धि हो रही है। और सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी वो 1981 से 91 के दौर में हुई थी। तब होता था कि हर किसी के 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे होते थे उस दौर में। 81 वाले दौर में 4 बच्चे तो कम से कम होते थे। लेकिन अब लोगों का जो जनसंख्या पे कंट्रोल करने की चीजें, जन जागरूकता आई है, तो जनसंख्या में घनत्व में वृद्धि अब कम हो रही है और जनसंख्या वृद्धि दर भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की कम हुई। और सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि कम हुई थी ये 1951 से 61। इसमें रीजन ये नहीं था कि जन जागरूकता थी, रीजन ये था कि 1951 से 61 का जो दौर था उसमें सूखा बहुत पड़ा था, जिस वजह से सूखा और हैजा की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए इसमें उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई थी। और 1980 से 91 में क्या है कि 1980 आते आते स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई थी, सुविधाएं, हॉस्पिटल खुलने लगे थे, गरीबी भी कुछ कम हुई थी, तो धीरे धीरे सुविधाओं का प्रसार हुआ था। तो ये दौर जो 81 से 91 वाला था, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी और इसमें सबसे कम बढ़ी थी। और सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करें तो यहीं पे गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। गाजियाबाद में क्यों है ये रीजन आपको भी पता है, कोई बताएगा? हेलो, इंडस्ट्रियल रीजन है सर, दिल्ली से टच करता है। हाँ, इंडस्ट्रियल रीजन है और दिल्ली से टच करता है। एनसीआर का रीजन है। उत्तर प्रदेश में हर कोई जाके वहीं बसना चाह रहा है क्योंकि वहां पे सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, करंट अफेयर का है कि फिल्म सिटी जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी फिल्म नीति भी घोषित की है, उस कहाँ बनाई जा रही है? सर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। नोएडा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे कम जनघनत्व है वो ललितपुर का है। ललितपुर का क्यों है वो आपको हमने रीजन पहले ही बता दिया है, और ललितपुर तो एकदम एमपी में घुसा हुआ है। फिर सोनभद्र का है, सोनभद्र आदिवासी इलाका है, और फिर हमीरपुर का। ये भी जनघनत्व सबसे ज्यादा इन्हीं रीजन में है क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत कम है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव है और ये सब चीजें हैं। फिर आगे आते हैं, साक्षरता आते हैं, एजुकेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 67.7%। इसमें याद करने का सबसे आसान है, 67 पुरुष और महिला मिला के 67 है, तो महिलाओं की कम है तो 57 हो जाता है, पुरुषों की ज्यादा है तो 10% ज्यादा बढ़ा देते हैं हम लोग तो 77 हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन लगातार पूछता है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की कितनी है और टोटल कितनी है। तो ये 3 फैक्ट हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप तो याद हो जाएगा। 67.7 अगर याद है तो महिला पुरुष का आप 10% ऊपर नीचे करके लगभग में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन लगा लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट वहां पे कभी कभी ऑप्शन दे देगा 77.31, 77.84, 77.30, 77.10, तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है, स्पेशली ये वाला तो याद ही करना पड़ेगा 67.70। और ग्रामीण जो है 65 है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है क्योंकि गांव में भी स्कूल तो लोग जाते ही हैं, तो शहरों में भी वही है 75 है। और जो 2001 से 11 में वृद्धि है, ये भी क्वेश्चन बनता है, वो है 11.4%। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग, यहाँ पे हम उसको कर दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किन जिलों में, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो आपको थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग तो लग जाएगा कि जो बड़े शहर होंगे वहीं सबसे ज्यादा साक्षर लोग होंगे, तो भी वहीं फिर से आ रहा है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो गाजियाबाद का था, लेकिन सबसे ज्यादा साक्षरता जो है नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का, फिर कानपुर का, फिर औरैया का। और सबसे कम जो है वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती का आपने वहां हमने पहले भी बताया कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, वो श्रावस्ती में ही पाई जाती है। ये 2-3 क्वेश्चन है। और महिला साक्षरता की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था अभी बीच में, आरओ में पूछा था कि महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है कानपुर में, कानपुर फिर लखनऊ। और साक्षरता सबसे ज्यादा नोएडा में है, लेकिन महिला की अगर बात करेंगे तो वो आ जाता है कानपुर। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात ये होता है कि
1000 पुरुषों की जनसंख्या पे 1000 पुरुषों की जनसंख्या पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उससे निकालते हैं लिंगानुपात। तो अगर देखा जाए तो भारत का जो लिंगानुपात है तो 1000 महिलाओं पे 943 महिलाओं की संख्या है, और उत्तर प्रदेश में ये है 912। तो अर्थात ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो संख्या है भारत की राष्ट्रीय अनुपात से भी कम है, औसत से। तो महिलाओं की संख्या के मामले में मतलब यहाँ पे अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पहले जो था 2001 में था 898 था, जो 14 अंक बढ़ के 912 हुआ है, थोड़ा सा सुधार ही हुआ है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात में वृद्धि कब हुई थी? 1991 से 2001 तक। रीजन क्या है? 1991 के बाद से एक नई पीढ़ी जिसे 90s की जनरेशन बोलते हैं उसका वो था। 1991 में भारत में उदारीकरण का दौर आया, टीबी आया, तो लोगों में धीरे धीरे चीजों को समझने की क्षमता बढ़ी, वो भी शहरों से कदम मिलाने लगे, तो भेदभाव जो लड़के और लड़की का था वो कम होने लगा। आगे हो सकता है अच्छा परिणाम देखने को मिले। और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो है जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। इन तीनों जिलों का जो लिंगानुपात है, यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जौनपुर में लगभग 1000 पे 1023 है, आजमगढ़ में भी 18 के आसपास है, 1018। इन 3 जिलों में ज्यादा है। और सबसे कम जो है वो है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। वही है कि अब इसको एजुकेशन से भी हम नहीं जोड़ सकते कि एजुकेशन जहाँ होगी वहाँ लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए, ये क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन में आपने पहले ही देखा कि गौतम बुद्ध नगर की एजुकेशन सबसे अच्छी है, लेकिन लिंगानुपात फिर भी यहाँ सबसे कम है। तो कुछ चीजें हैं, उसको स्थानीय जो सभ्यता होती है उससे भी जोड़ सकते हैं। हमीरपुर बागपत में भी फिर दूसरा कम है, और फिर कानपुर और बांदा में। चलिए आगे चलते हैं। 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर से तात्पर्य होता है कि जैसे 2001 से 2011 एक दशक हो गया, 10 साल। इस साल में जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही है टोटल, जैसे 19 करोड़ है अभी, 19 करोड़ से मान लीजिए 24 करोड़ हो गई 2021 में, तो कितने परसेंट 10 सालों में बढ़ी है, उसी को बोलते हैं 10 की वृद्धि दर। तो जो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही है 20.2%। तो पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में 20% लगभग बढ़ गई। और इस बार देखिए, और सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई जनसंख्या की वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती में हुई। और सबसे कम वृद्धि हुई है वही वाले रीजन जो रहे हैं, कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत में। उत्तर प्रदेश में जो नगरीकरण है वो 22.3% है, ये हम पहले भी बताए हैं कि ये 77% लगभग ग्रामीण जनसंख्या है और 22% शहरी जनसंख्या है। ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में कुल वैधानिक नगर 915 है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता, लेकिन ये वाला पूछता है, वृद्धि दर हो गया और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियां, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां कहाँ पाई जाती हैं? कोई बताएगा बिना देखे? हेलो, हेलो। जी सर। सर जनजातीय क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, तो बताइए आप कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र सोनभद्र है सबसे ज्यादा, सोनभद्र में। चलिए, तो अनुसूचित जातियों का भारत उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या उसमें एससी पॉपुलेशन का अनुसूचित जनजाति जो है, जनजाति मतलब एसटी का होती है, वो 0.6% है। और सबसे ज्यादा पाई जाती है सोनभद्र में, बलिया में, देवरिया में। ये तीनों जिले वही पूरब के हैं, पूरे बिहार से सटे हुए हैं। और सबसे कम पाई जाती है बागपत में। बागपत कहाँ पे आपको पता ही है, शामली के पास में, इधर दिल्ली के पास में है, वेस्टर्न यूपी में। बागपत, कन्नौज और बदायूं में एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है। और सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो भी सोनभद्र में ही है, फिर ललितपुर, देवरिया, और सबसे कम परसेंटेज भी बागपत में ही है।
तो इसमें बस सोनभद्र और बागपत मुख्यतः आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो सबसे कम सर ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें बिल्कुल भी जनजातियां नहीं पाई जाती? कौन कौन से प्रदेश है? अभी हम यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं, वैसे हरियाणा ही है, हरियाणा और पंजाब वाले इस रीजन बहुत कम है। और एससी पॉपुलेशन की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में एससी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। आपके यहाँ हेलो चलिए फिर हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये ज्यादातर पाई जाती है तराई क्षेत्र में, उसका नाम है थारू। अभी भी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कई बार बना है। और स्लम आबादी में देखा जाए तो कितनी है, जिनके पास घर और नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 9% है लगभग। और सबसे ज्यादा स्लम पाए जाते हैं मेरठ में, आगरा में, कानपुर में। और देश में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्लम पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। आपने नाम सुना होगा, धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यस सर, एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बस्ती। हाँ वही। और जनसंख्या, ये क्वेश्चन लगातार बना है, इसलिए आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जो एसटी पॉपुलेशन है वो कौन सी है? थारू जनजाति है। हाँ, जनजाति वाला एक हमारा छूट रहा है पीपीटी में, हम पीडीएफ में कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कुछ बाकी लगभग हमने कवर किया, वही छूट रहा है तो हम बता देंगे। सर जी, दीपावली को टॉप के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? यही है, थारू जनजाति। थारू जनजाति। हाँ। और सर अगर देश के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है देश में रखते तो? देश में सबसे बड़ी कोल मानी जाती है। वैसे देश में अलग अलग पॉपुलेशन में हर साल अब बढ़ जाती है, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, कोल और गोंड ये दोनों हैं। गोंड वैसे ज्यादा ही मानी जाती है क्योंकि उनका नाम अलग अलग है हर जगह, इसलिए वो बढ़ जाता है। झारखंड में ज्यादा है। चलिए आते हैं, सबसे ज्यादा जो एजुकेशन की बात है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन साक्षरता दर पाई जाती है जैन धर्म, और सबसे कम पाई जाती है मुस्लिम धर्म। वजह क्या है कि जो जैन धर्म है, ज्यादातर जो जैन लोग हैं काफी आगे हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, तो एजुकेशन इनकी अच्छी है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एजुकेशन में विश्वास न रखते, छोटे छोटे कामों में विश्वास रखती है। तो इस वजह से अभी भी इनकी साक्षरता दर कम है, और साक्षरता दर बढ़ेगी तो धीरे धीरे जनसंख्या पे बाकी चीजें, इसमें भी साक्षरता दर बढ़ने से चीजें अच्छी होती हैं, जन जागरूकता बढ़ेगी तो साक्षरता दर से कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है जैन धर्म में है, और सबसे कम मुस्लिम धर्म में। और लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में है, और सबसे कम जो है सिख धर्म में है। उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल की बात हो रही है, पूरे देश की बात नहीं हो रही है। और फिर ये सब तो अभी डिस्कशन हो गया था। हाँ, ये वाले भी देख लीजिए। यहाँ देखिए फिर से क्षेत्रफल वाला हापुड़ ही दिया है, लेकिन हापुड़, गाजियाबाद, फिर भदोही, लेकिन आयोग भदोही मानता है क्योंकि पहले भदोही था, हापुड़ बाद में बना हुआ जिला है, तो इसलिए भी हो सकता है ना मानता हो, क्योंकि अभी 2021 की जनसंख्या नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन पे आगे भी विवाद रहेगा। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा वाला है वो तो याद ही है। हाँ, अगर हापुड़ नहीं है तो ऑप्शन में भदोही सही होगा, ये भी होता है कभी कभी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है वहां पे। बाकी जो ऑफिशियल लिस्ट है उसके रिगार्डिंग तो हापुड़ ही सबसे छोटा है, लेकिन आयोग मानता है भदोही। भदोही इसलिए भी मानता है कि वहां पे हापुड़ ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए भी आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए नगरीकरण में आएंगे, अर्बनाइजेशन। तो सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है, सबसे ज्यादा नगरी जनसंख्या रही है गाजियाबाद। हाँ सर, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, हापुड़ भी और भदोही भी, तो कौन सा लगाए? तो उसमें हापुड़ ही सही होना चाहिए, लेकिन आयोग जो अभी देख लेंगे, जो अभी क्या है आयोग का, वैसे हापुड़ ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली अभी नया जिला बना है। तो हापुड़ इसलिए पहले आयोग ऑप्शन में नहीं होता था, या आयोग वाले मान लेते थे उसी को। ठीक है सर।
क्योंकि आप उसे उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल जनसंख्या वो सूची है वेबसाइट से, वहां से भी प्रूव कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है हापुड़ का है, अगर वो गलत आंसर देते हैं तो भी। ठीक, ओके सर, ओके। चलिए, उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है 20.7% है। इसको आप नहीं याद हो रहा है आपको तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एससी का जो आरक्षण होता है वो कितना होता है, कोई बताएगा? 21% होता है एससी और एसटी में लगा। हाँ, तो ये भी वही लगभग हो रहा है 20.7%, ये भी लगभग वही हो रहा है। और देश में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो और देश में सबसे कम एससी पॉपुलेशन पंजाब में है। तो सॉरी, सबसे मतलब ज्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो एससी पॉपुलेशन की पंजाब में 30% से ज्यादा है वहां पे। और आते हैं फिर वापस हम यूपी में, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं? सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। और सबसे कम एससी, यहाँ पे एसटी भी सबसे कम थे बागपत में, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। बागपत में इसलिए भी कम है कि बागपत की जो जनसंख्या है ज्यादातर जाट बाहुल्य है, ज्यादातर जाट ही है वहां, तो इसलिए भी वहां पे कम होती है। चलिए, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो एससी पॉपुलेशन तो वो है कौशाम्बी में। कौशाम्बी की लगभग 30% एससी पॉपुलेशन है। कौशाम्बी है, फिर सीतापुर, फिर हरदोई। और सबसे कम परसेंटेज में भी बागपत ही है, बागपत, बरेली और बलरामपुर। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बने हैं कि सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम कौन सा है, तो वो भी बनता है। तो सबसे कम बागपत है, बागपत परसेंटेज में भी कम है, वैसे पॉपुलेशन नंबर में भी कम है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं आगे। तो चलिए, जनसंख्या के लगभग जितने पहलू थे, एजुकेशन हो गया, साक्षरता हो गया, एससी पॉपुलेशन हो गई और जनजाति हो गई, तो जितने थे लगभग काम भर का हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनघनत्व, ये सब लगभग हम लोगों ने, सबसे ज्यादा वृद्धि दर। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने बनते हैं तो हम लोगों ने कवर किए हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, लगभग यही बनेगा। एक और होता है क्वेश्चन, वो होता है 10 लाख की जनसंख्या वाला। तो हर साल वर्ल्ड जनसंख्या प्रोस्पेक्टस या उत्तर प्रदेश में कोई नई स्पेशल रिपोर्ट आती है, उससे बनता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वो बाद में इंक्लूड कर लिया जाएगा करंट अफेयर की क्लास में। अब आते हैं इन सब क्वेश्चन पे। नदियों की, किस नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य शहर बसे हैं? तो ये आप लोगों को ज्यादातर याद होगा। सोन नदी का सोनभद्र, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? बिना देखे बताएंगे आप लोग? ये तो याद ही, रामगंगा। हाँ, ये मंदाकिनी नदी है नाम, ये चर्चा में नहीं रहती है। बताइए इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोई बताएगा? मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये यहाँ पे है चित्रकूट। चलिए, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, बेतवा में हमने आपको बताया कि बेतवा आके हमीरपुर में मिलती है यमुना से। तो फिर सरयू, इसको बदल दिया गया, पहले घाघरा बोलते थे, तो इसमें अयोध्या, गोला, अयोध्या पड़ती है सरयू के बगल में, अयोध्या पड़ता है। फिर गोमती नदी के किनारे 3 शहर हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। यमुना के किनारे हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत, ये पड़ते हैं। और गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, सिंगेरपुर इसलिए फेमस है कि सिंगेरपुर में ऐतिहासिक रूप से फेमस है, रामायण पथ में भी आता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने जो गंगा पार की थी, जो मछुआरे की सहायता से, तो वो यहीं सिंगेरपुर से ही उन्होंने गंगा को पार किया था, तो इसलिए सिंगेरपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे चल के वाराणसी, गाजीपुर, ये भी शहर हैं। तो ये ज्यादातर आप लोगों को याद भी होंगे, तो इसमें बहुत कुछ एक बार देख लेंगे तो एक नजर से तो आगे याद रहेंगे।
और नदी का अगर आपको कौन सी नदी किस रीजन से जाती है तो वो वहां से भी याद रहेगा आपको मैप में, अगर आप देख लेंगे एक बार तो, क्योंकि यहाँ आप लोगों ने देखा था अभी स्टार्टिंग में। एक बार फिर से दिखा देते हैं। यमुना नदी इधर से आएंगी तो ये मथुरा, वृंदावन, फिर यहाँ पे इटावा, आगरा, औरैया, कानपुर देहात, फतेहपुर, ये सब हमीरपुर, ये सब होते हुए यहाँ पे इलाहाबाद। और गंगा इधर से आती हैं, बदायूं इधर से होके, बिजनौर से होके, बिजनौर, फिर बदायूं, कानपुर शहर है, फिर यहाँ पे इलाहाबाद के पास में फतेहपुर, और फिर कौशाम्बी होते हुए, कौशाम्बी के पहले ये आके यहाँ पे इलाहाबाद में कौशाम्बी है, और इलाहाबाद के पास में ही सिंगेरपुर है, इलाहाबाद के बगल में ही है। फिर बाद में मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर। गोमती नदी इधर से आती है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, इधर से निकल जाती है, फिर बनारस। राप्ती नदी के किनारे इधर गोरखपुर बसा हुआ है, और गंडक लास्ट में मिलती है बॉर्डर पे। चलिए, कुछ झीलें हैं जो ज्यादातर वैसे नहीं है, इसमें 2-3 पूछी जाती है। फुलहर झील, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो ये फुलहर झील थी पीलीभीत में, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, बखीरा पंची बिहार भी है संत कबीर नगर में, इसी के पास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बड़ा ताल गोखुर झील शाहजहांपुर में। और इसके अलावा कोई ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, इससे बनता है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सोनभद्र में है। सोनभद्र में जो रिहंद बांध बनाया गया है, तो उसमें कृत्रिम जो झील बनी है उससे, रिहंद बांध से, उसी को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये उसी से बनी हुई है। फैक्ट है। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत की जो प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में, आंवला, यहाँ पे आपको अगर शहर याद है आपको तो आप मिला ले जाएंगे। आंवला पड़ता है बरेली में, एक जगह है आंवला, तो वहां पे है। औरैया, तो औरैया जिले में ही है। रिहंद परियोजना, अभी जो हमने बताया कि वहाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी बनाई गई है, वो सोनभद्र में है। सिंगरौली में कोयला भी मिलता है, तो सिंगरौली में सोनभद्र में है। ये दोनों सोनभद्र में है, रिहंद और सिंगरौली। फिर ऊंचाहार है, ऊंचाहार जगह पड़ती है रायबरेली में। और फिर टांडा और दादरी, टांडा पड़ता है अंबेडकर नगर में, दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, जिसमें औरैया, आंवला और दादरी, ये जो तीनों हैं गैस आधारित है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये नहीं, औरैया नहीं पूछेगा क्योंकि आप औरैया लगा लेंगे। ज्यादातर पूछता है आंवला और सिंगरौली, फिर टांडा या दादरी, ये ज्यादा पूछता है इसमें। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, इसको भी देश का टाइगर रिजर्व भी मिला है, और इसको एक अवार्ड भी मिला है, T2 अवार्ड, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीलीभीत को। T2 मतलब टी से टाइगर की पॉपुलेशन इंटू T2, मतलब कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है पीलीभीत में पिछले कुछ समय में डबल हुई है, तो इसलिए सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग का इसे अवार्ड मिला है। तो इसीलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, तो इससे T2 अवार्ड भी मिला। नेशनल न्यूज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनेगा, करंट अफेयर से भी बन रहा है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो ज्यादातर पीलीभीत और शाहजहां के उनमें, पीलीभीत में लगभग है। और कछुआ वन्य जीव जहाँ बिहार बनाया गया है, वाराणसी में भी नया नया बनाया गया है, ये क्वेश्चन बनता है पिछले कुछ समय में। और सुहेलवा देव है, ये बनता है बलरामपुर और श्रावस्ती के बॉर्डर पे है। सोहागी वरवा है महाराजगंज में। महावीर स्वामी ललितपुर में, ये सबसे छोटा है। और सबसे जो बड़ा है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंदौली में है, ये सबसे पुराना भी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो है हस्तिनापुर का इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो अलग से दिया गया है। ये पूरा वहीं बॉर्डर पे ये भी पड़ता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ के बॉर्डर पे ही है, तो सबसे बड़ा है ये। और कतरनिया घाट पड़ता है बहराइच में, और रानीपुर चित्रकूट में। रटने वाली चीजें आपको 2-3 बार रटना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। तो धीरे धीरे पीलीभीत तो आपको ऐसे भी याद रहेगा कि पीलीभीत में पड़ता है, और ये करंट अफेयर की भी न्यूज है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है आगे चल के। कछुआ जो बना है, अभी गंगा नदी के किनारे बनाया गया है कछुओं के लिए, तो ये वहां पड़ता है वाराणसी में। और कैमूर जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। इसको याद करने का तरीका ये है कि कैमूर जो
विंध्य की एक पहाड़ी है, रेंज है, कैमूर रेंज बोलते हैं विंध्य क्षेत्र में, तो उसी पे कैमूर रेंज में ही कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। और ये चंबल में अभी बहुत चर्चित न्यूज रही है, ये क्वेश्चन वैसे इस सरकार में तो बनना मुश्किल है, इटावा लायन सफारी बनाई गई थी चंबल में, तो वो इटावा में है, बब्बर शेर के लिए बनाई गई है, तो एक ये भी है। हेलो, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं पंछी विहार कौन कौन से हैं। तो इसमें नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है, सबसे पुराना है। बखीरा, हमने पहले भी बताया कि बखीरा एक झील भी है, संत कबीर नगर में है। और फिर समान पंछी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा है, गोंडा में है, जिसका नाम बदल के बीच में जयप्रकाश नारायण नगर हुआ था, लेकिन फिर से अभी गोंडा ही है। और फिर पटना पंछी विहार सबसे छोटा है, ये एटा जिले में है। लाख बहोसी है, सुहरा ताल है बलिया में, और जिसका नाम बदल के लोक नाना जयप्रकाश के नाम पे कर दिया गया है, तो ये सोहरा ताल बलिया में है। फिर लाख बहोसी है कन्नौज में, सबसे बड़ा है यही। और भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में है, कुंडा में। सांडी पंछी विहार हरदोई में है। समसपुर पंछी विहार रायबरेली में है, रायबरेली शहर के पास में ही है। ओखला पंछी विहार ये नोएडा और गाजियाबाद के पास में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आप लोग बस एक दो बार नजर दे देंगे, याद कर लेंगे, एग्जाम के पहले पीडीएफ बना के दे देंगे, तो बस देखने की चीजें हैं। बाकी 4 ऑप्शन पाएंगे, तो आप लोग ये मैच कराने का आता है कौन सा कहाँ है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। नवाबगंज का दे दिया बलिया, तो आपको अगर याद नहीं है तो मैच नहीं करा पाएंगे। 4 ऑप्शन इधर देगा, 4 ऑप्शन इधर देगा, कौन किस में है, तो ABC, ए का बी, पहले का डी, वही मैच कराने का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सांडी का हरदोई है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे। जो अभी फैक्ट जितने डिस्कशन होंगे ये याद करने वाले फैक्ट हैं। पंछी विहार भी हो गया। फिर औद्योगिक क्षेत्र कौन सा कहाँ पाया जाता है, जो प्रमुख रूप से, तो बांसुरी उद्योग पीलीभूत में है। प्लाईवुड वाला जो काम होता है सहारनपुर और सीतापुर और बिजनौर में होता है, नजीमाबाद में। बेंत और लकड़ी की जो बेंत होती है, छड़ियाँ होती है, उससे जो काम होता है बरेली में होता है। और सुरमा बरेली का फेमस है, आप लोगों को पता ही है। ब्लैक पॉटरी का उद्योग आजमगढ़ में होता है। कत्था भी बरेली का ही फेमस है। तो कहाँ का क्या फेमस है अगर उससे भी याद रखेंगे। और हाँ, ये एकमात्र रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये एकमात्र रिफाइनरी तेल शोधक संयंत्र देश के जो प्रमुख है उसमें से एक मथुरा में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ है, ऋषिकेश में है, ये यूपी में तो खैर नहीं है, तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और निकिडा सिटी जो है ये बनाई जा रही है उन्नाव में। एग्रो पार्क जो बनाया गया है लखनऊ और वाराणसी 2 जगह बनाया गया है। टेराकोटा हमने उस दिन GI टैग में भी बताया था, गोरखपुर में है। और मिट्टी के कुछ काम चिन्हट में भी होते हैं। और रेलवे की कोच फैक्ट्री जो है बरेली में है। और लोकम डीजल की फैक्ट्री कहाँ पे है, बनारस में, मरुआडीह में है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में। मुरादाबाद में पीतल का सामान। हेलो, कोई है? जी सर। यस सर, यस सर। अरे सर जी सर, सुन पा रहे हैं हम सर आपको। जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। ये जो फैक्ट है आप लोगों को बस हम एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन सा ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता दे रहे हैं, आपको रटने पड़ेंगे एग्जाम के पहले। PDF हम दे देंगे इसका। जी सर, जी यस सर। हाँ, तो इसमें जो जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन हमने 10 साल का एनालिसिस किया है, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक और होता है, चाकू कहाँ की फेमस है, कोई बताएगा? रामपुरी। हाँ, तो ये चाकू वाला तो आप लोग बताए ले। और पीतल का काम कहाँ का है? मुरादाबाद। और कांच का? सर आगरा। नहीं, कांच की चूड़ियां या कांच के फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सर। वो चूड़ी वगैरह जो बनती है फिरोजाबाद। हाँ वही फिरोजाबाद। हाँ फिरोजाबाद। और लकड़ी के
पर खेल का हाँ, सामान खेल का सामान मेरठ में है। सबसे ज्यादा बैट और क्रिकेट का कोई सामान मेरठ से मिलता है। और इत्र जो होता है वो कन्नौज है। सर ये दिया इसका सलाई रिवाइज क्या हुआ। होता है? दिया सलाई माचिस, क्या होता है? माचिस। और इसके अलावा छपाई वाला काम फर्रुखाबाद में होता है। और लकड़ी का काठ के जो नक्काशीदार कुछ सामान बनाए जाते हैं लकड़ी के, ये सहारनपुर में बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो आप लोग देख लेंगे। उर्वरक जो है 2 जगह है, फर्टिलाइजर जो बनाए जाते हैं, मतलब उत्पादन होता है आंवला बरेली में, फूलपुर इलाहाबाद में, 2 जगह। इफ्को की फैक्ट्री है यहाँ पे। ढोलक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है सर? ढोलक का इसमें तो है नहीं, और क्वेश्चन आया भी नहीं है, हम देख के बता देंगे सर आपको। अमरोहा। सर पिछली बार ही ओके, क्वेश्चन आया है। सर अमरोहा। ठीक, चलिए अमरोहा ठीक। आगे चलिए। ये हो गया, इतने हो गए लगभग। खनिज संसाधन देखे जाएं तो ज्यादातर आप नोटिस करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, पहाड़ के मैदानी भाग है, गंगा और यमुना और के द्वारा जो नदियां हैं, पहाड़ी नदियां, उनसे लाई गई मिट्टी पे बसा हुआ है। तो यहाँ कोई पुराना तो ऐसा क्षेत्र रहा नहीं। जैसे ज्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं पठारी रीजन में पाए जाते हैं, स्पेशली गोंडवाना लैंड का जो उसमें वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो जो खनिज पाए जाएंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो छत्तीसगढ़ और एमपी और उस रीजन से जो जिले लगे हैं तो ज्यादातर खनिज वहीं पाए जाएंगे। तो पाए जाते हैं ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, मिर्जापुर, महोबा। तो प्रयागराज में तो कोई वैसा खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है वो कांच की बालू के लिए, या बालू के लिए रेत का खनन होता है यहाँ पे। गंगा और यमुना 2 बड़ी नदियां हैं, तो यहाँ पे रेत का बालू पाया जाता है। तो ज्यादा खनिज नहीं पाए हैं, फिर भी जो खनिज पाए गए हैं उनके लिए खनिज नीति बनाई गई 1998 में। ये क्वेश्चन भी पूछता है। और पहला खनिज भूतत्व और खनिज कब बनाया गया? 1955 में। और खनिज नीति फिर अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सा खनिज कहाँ। तो चूना पत्थर पाया जाता है, आप लोग हमेशा इतिहास में भी पढ़े होंगे, लाल बलुआ पत्थर, जिससे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई हैं फेमस। वो कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर से, मिर्जापुर में पाया जाता है। और सोनभद्र में भी पाया जाता है। तो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं विंध्य रेंज को, उसको काट के घर भी लोग बनाते हैं, रोड में भी काम आता है। तो चूना पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर वाला भी पाया जाता है वहाँ, और चूना पत्थर भी जो घर बनाने के काम आता है। और फिर कोयला उत्तर प्रदेश में सिंगरौली एक जगह है, एमपी का बॉर्डर पड़ जाता है, एमपी और छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन। और सिंगरौली हमने वहाँ पहले भी बताया था कि यहाँ पे पावर प्लांट भी है सोनभद्र में, सिंगरौली में ही। और इसके अलावा एल्युमिनियम का कारखाना भी है सोनभद्र में, तो वो भी फेमस है। और सेल खड़ी पाई जाती है हमीरपुर में, पायराइट्स सोनभद्र में, कांच का बालू ये हम पहले ही बताया आपको, इलाहाबाद और चित्रकूट के रीजन में। और बॉक्साइट चित्रकूट में। ज्यादातर जो पाए जाएंगे चित्रकूट और सोनभद्र में पाए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने का वो है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कोयला का और बॉक्साइट का चित्रकूट से। और एक और यूरेनियम का बनता है, वो पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है अगर कहीं तो वो पाया जाता है ललितपुर जिले में। और इसके अलावा रामगंगा की नदी में भी कहते हैं कि सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। रामगंगा नदी जो मुरादाबाद में है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में कुछ समय पाए गए थे। तो वहां रामगंगा नदी की तलहटी में पाए जाते हैं। सैंड स्टोन मिर्जापुर में है। जिप्सम ये भी इंपॉर्टेंट है, झांसी में। और रॉक फास्फेट ललितपुर है। तांबा भी ललितपुर में थोड़ा सा पाया जाता है। सोना वही शारदा और रामगंगा की रेत में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो यूरेनियम वाला क्वेश्चन बना है 2-3 बार पिछले, ये भी। और संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। ये 2 चीजें और बच रही हैं थोड़ा सा। शोध संस्थान जो हैं कौन से कहाँ पे हैं? तो इसमें गन्ना का लखनऊ में है, औषधि का भी लखनऊ में है, विष के लिए जो बनाया गया वो भी लखनऊ में है, चीनी का जो बनाया गया शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कानपुर में है, और उपोष्ण बागवानी का भी लखनऊ में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोनॉटिक का जो है वो भी लखनऊ में है। इसमें
फिशरीज वाला जो पूछता है ये भी लखनऊ में ही है। एक गन्ना वाला आपको याद रखना है। इसमें आगे हम बता रहे हैं, दलहन का पूछता है, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये भी कानपुर में है। पशु वाला भी पूछा है, इज्जत नगर बरेली में है। और फिर हैंडलूम का पूछेगा तो हथकरघा, आपको पहले है कि हथकरघा का जो काम होता था सबसे ज्यादा कहाँ होता था, वाराणसी में होता, तो उससे आप मार देंगे। और एक क्वेश्चन है मैथ का, बीच में इनको मैथ का नोबेल मिला था, एक अशोक जी थे, तो वो इलाहाबाद में है, झूसी नामक स्थान पे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और गोविंद बल्लभ पंत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी इलाहाबाद में है। और चारागाह का जो है झांसी में, भारतीय चारागाह है। सर इज्जत नगर किधर होता है? इज्जत नगर बरेली, बरेली के बगल में ही है, बरेली में है पशु का। इसको आप बरेली में ब्रैकेट में कर लीजिएगा। फिर कालीन का भदोही में है। आपको भी पता है कि 90% जो कालीन का काम होता है अभी भी भदोही में ही होता है, भदोही और थोड़ा बहुत मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से भदोही में ही होता है। जो एक्सपोर्ट कालीन का भारत से होता है भदोही से ही होता है। तो कालीन के लिए उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, वो भी भदोही में होगा। और गन्ना का जो एक इंस्टीट्यूट बनाया गया वो है शाहजहांपुर में, गन्ना का इसमें नहीं है। आप लोग उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान वो है शाहजहांपुर में। तो ये प्रमुख है, जिसमें से बकरी का है, बकरी के लिए बनाया गया केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में। और पेपर वर्क के लिए, पेपर के लिए, कागज के लिए जो बनाया गया है सहारनपुर में बनाया गया। इसमें ये सब 2-3 क्वेश्चन दलहन वाला, पशु वाला और चारागाह वाला, बकरी वाला, पेपर वाला, ये क्वेश्चन लगातार बने हैं। और कालीन वाला ये मैच कभी कभी होता है कि 4 ऑप्शन ये दे दिए, चारों इधर से दे दिए, आपको मैच कराना होगा किस कौन सा कहाँ पे है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, तो आपको हल्का सा याद रहेगा तो आप मैच करा ले जाएंगे। 2 और चीजें बच रही हैं और टाइम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, किस नदी पे हैं? माता टीला बांध, ये भी बेतवा नदी पे है झांसी में। रिहंद बांध हमने पहले बताया, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहंद बांध पे ही बनाई गई है, वो सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। रामगंगा कांठी बांध बिजनौर में है। और परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पे ही है। बेतवा नदी पे 2 बांध फेमस है, माता टीला, परीक्षा, ये दोनों हैं। और सुकमा दुकमा भी है उसी में, बेतवा नदी पे 3 बांध है। एक ललितपुर जिले में शुरुआत में ही बांध दिया गया था, राजघाट, ये 4 हो गए। अगला फिर है गोविंद सागर ललितपुर में, चंद्रप्रभा चंदौली में, और इसमें बाण सागर भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर के बॉर्डर पे पड़ता है ये, सोन नदी पे। ये सोन नदी पे एक परियोजना भी अभी हाल में चलाई गई है। और मिर्जापुर में उसके लिए सोलर सेट के लिए चलाया गया, सोलर पैनल के का सबसे बड़ा मिर्जापुर में भी अनावरण हुआ था, जिसमें मोदी जी आए थे। और मिर्जापुर में जगह बेलंघाटी पड़ती है, उसके पास मेजा का है। तो ये फैक्ट है, आपको रटना है, थोड़ा सा देखना है। बाकी एक बार अगर डिस्कशन हुआ है तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल ही जाता है। तो ये पीपीटी आज की हुई। तो समय हो गया है, कोई क्वेश्चन? जो क्वेश्चन हो वो आप लोग बता दीजिए, हम पीडीएफ में उसको करके दे देंगे। किसी का कोई अगर कुछ और है। कल की पीपीटी हमने डाल दी थी, पीपीटी नहीं, हमने इसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दिया है, वो ज्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, यही टीचमेंट पे ही है, टीचमेंट ऐप पे है, ग्रुप में हम भिजवा देंगे दोनों पीपीटी, ठीक है? हाँ, मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में अपलोड है। टीचमेंट पे तो है, टीचमेंट पे है, ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दीजिएगा सर। ठीक है, हम उस पर भी भिजवा देंगे। बाकी अगली क्लास जैसी होगी, जैसे शेड्यूल होगा तो उसमें उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन होगा। कोई क्वेश्चन भी होगा कुछ लोग, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होगा तो हम आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे। सर व्हाट्सएप पे तो पूछ सकते हैं ना आपसे? हाँ, पूछ सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कुछ है भी तो आप पूछ लेंगे, तो हम पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। क्लास लगेगी नहीं लगेगी तो भी, बाकी क्लास लगेगी आगे तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।